आठवां क्वेश्चन देखो, आठवां क्या बोल रहा है, आठवां क्वेश्चन बोल रहा है कि 1210 पुरुषों की एक छावनी है, उसमें जो है 15 दिन के लिए रसद है। 1210 पुरुषों की एक छावनी है, उसमें कितने दिन के लिए रसद है, 15 दिन के लिए। अगर फिर छावनी में पुरुष की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी, 1815, तो 1815 करने के बाद जो रसद है वो कितने दिन तक चलेगा। समझ रहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा 1210 पुरुष है, 1210 पुरुष की एक छावनी है जिसमें रसद 15 दिन तक चलते हैं। अगर हमने पुरुषों की संख्या बढ़ा दी छावनी में, 1815 करती, तो रसद कितने दिन तक चलेंगे। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसमें एक तरह का फॉर्मूला लगता है, कौन सा, M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। ठीक, इसमें M1 क्या है, पुरुष, पहला पुरुष, D1 क्या है, दिन, कितने दिन काम किया है, H1 क्या है, पहले पुरुष का कितने घंटे काम किया है, M2 है दूसरा पुरुष, D2 क्या है, दूसरे पुरुष का दिन, जितने दिन काम किया है, और H2 होता है दूसरे पुरुष का जो घंटे में काम करे। सीधा M1 कितना है, पुरुष कितना है, 1210, इंटू D1 कितना है, दिन कितने काम किया, 15, और घंटे दे नहीं रखे, इज इक्वल टू M2 कितना दे रखा है, 1815, इंटू कितने दिन काम करा, हमें निकालना है कितने दिन काम करा। मान लो x दिन काम किया, तो x की वैल्यू निकालिए, मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1210 इंटू 15 अपॉन 1815। अब सोल्व कर दो, 5 से काट दो, 5 3 15, 5 3 15, 3 बज गया, 5 6 30, 1 बज गया, 5 3 15, तो 3 से काट दो फिर से इसको, 3 एकम 3, 3 2 6, 3 एकम 3, 121 से कितने पकड़ जाएगा, 10 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अब देखो नौवां क्वेश्चन क्या बोलता है, नौवां क्वेश्चन बोलता है 2 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक गोलाकार पाइप से 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बहकर 50 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक बेलनाकार टैंक में जाता है। 20 मिनट में टैंक में पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गोलाकार पाइप है जिसका आंतरिक व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर, एक गोलाकार पाइप है, उस पाइप का जो आंतरिक व्यास है वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो उस पाइप में को जो उस पाइप के अंदर 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बहकर, तो पानी बह रहा है उस पाइप के अंदर किसकी कितनी गति से, 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से। ठीक है, तो पानी बहकर किस में जा रहा है, 50 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले बेलनकार टैंक में। तो किस में जा रहा है, वो बेलनकार टैंक में जा रहा है जिसकी त्रिज्या है 50 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है 50 सेंटीमीटर टैंक में पानी का स्तर कितना हो जाएगा। तो ये बताना है हमें 20 मिनट बाद उस टंकी का जो स्तर है कितना बढ़ जाएगा, कितना पानी ऊपर चला जाएगा, मतलब हाइट निकालनी है। एक चीज देखो, एक तो हमारे पास है पाइप है, गोलाकार पाइप है, और दूसरा है एक बेलनकार टैंक है। तो जो पानी इसमें था, पाइप में था, जो पानी हमारे गोलाकार पाइप में था, वो पानी किस में गया है, एक बेलनकार टैंक में। तो इसका मतलब है जो हमारे पाइप का वॉल्यूम होगा, पाइप का आयतन होगा, उतना ही आयतन किसका होगा, बेलनकार टैंक का, क्योंकि दोनों उसका पानी उसमें जा रहा है। तो इसका मतलब है उनका आयतन बराबर लिख देंगे हम, मतलब बेलनकार का पाइप का आयतन बराबर हो जाएगा किसके, बेलनकार के आयतन के। अब सबसे पहले देखो पाइप का आयतन निकालना है। तो पाइप का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, हमारे पास क्या है, 2 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास है, क्या है, व्यास है। ठीक, और गोलाकार पाइप है जो किस गति से जा रहा है, 2 मीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है, और 50, ठीक है, पानी से बह रहा है। अब चीज को समझो, जो भी हम ये चीज, इसका आयतन निकालना है किसका, एक गोलाकार पाइप का। तो गोलाकार पाइप का निकालने का वो क्या होता है, उसका पूरे का क्षेत्रफल निकाल लो, एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब उसका गोलाकार पाइप जो है, उस गोलाकार पाइप का क्षेत्रफल निकाल लो। गोलाकार पाइप का क्या निकाल लो, क्षेत्रफल निकाल लो, उसकी गुणा कर दो उसकी गति से, जो उसकी गति है, ठीक है, और गुणा कर दो किससे, टाइम से, गुणा कर दो टाइम समय से। मतलब क्या बताया मैंने, पाइप का, अगर हमें क्वेश्चंस में पाइप की व्यास दे रखी हो और ये बता रखो किस गति से पानी बह रहा है, ठीक है, ये चीज बता रखी हो, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आयतन निकालने का, जो उसका क्षेत्रफल होता है, उस पाइप का क्षेत्रफल की गुणा कर दो उसकी गति में, स्पीड में, और किसमें, टाइम में गुणा कर दो। तो यहाँ से निकाल देंगे पाइप का आयतन निकालेंगे, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब उस पाइप का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये होता है क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला किसके, क्रॉस सेक्शन का, जो गोलाकार पाइप है। तो गोलाकार पाइप ऐसे तो होगा ना, ये एक तरह से सर्कल की तरह, और सर्कल की तरह होगा, सर्कल का तरह ही तो निकलेगा ना, गोलाकार यही तो होता है, गोलाकार पाइप इस टाइप का होगा ये पाइप। तो इस वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे,
इसका क्षेत्रफल क्या, ये सर्कल है, सर्कल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो मतलब पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका, ठीक है, इतना समझ गए। इसके बाद फिर ये बोल रहा है उसकी गति, गति कितनी है, 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 2 मीटर प्रति सेकंड है, पाई आर स्क्वायर हो गया, इंटू में कर देंगे उसकी स्पीड इंटू टाइम, ठीक, तो पाई इंटू इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो आंतरिक व्यास कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर, व्यास मतलब होता है डायमीटर, कितना दे रखा है 2, तो व्यास का आधा क्या होता है हमारा त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 की आधी 1, तो 1 हो जाएगी त्रिज्या, तो पाई इंटू 1, ठीक। ये किस में दे रखा है, हमें सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक। तो हमारी गति कितनी दे रखी है, गति दे रखी है 2 मीटर प्रति सेकंड, कितनी दे रखी है 2 मीटर, पर 2 मीटर है, अब जो ये हमारी त्रिज्या वो किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर में, इसका मतलब है हमें एक ही उसमें एक ही यूनिट में सारी चीज रखनी है। जब हमारी त्रिज्या सेंटीमीटर में है, जो हमारी गति है मीटर में, उसको सेंटीमीटर में बदल लो, कितनी गति है हमारे पास, 2 मीटर, तो 2 मीटर गति है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर में कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 100। अब निकाल देंगे टाइम, कितने टाइम का पूछ रहा है ये पूछ रहा है कितने टाइम का, ये पूछ रहा है 20 मिनट का, कितने का पूछ रहा है 20 मिनट, तो ये मिनट में दे रखा है, इसका मतलब है टाइम को भी हमें सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 20 मिनट है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 20 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 20 इंटू 60, तो ये हो गया हमारा पाइप का आयतन, पाइप का आयतन तो ये हो गया। अब ऐसे बेलनकार का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई, त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है भाई इसमें 50 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, तो 50 इंटू 50 इंटू हाइट, हमें ऊंचाई निकालनी है, कितनी ऊंचाई मतलब 20 मिनट में कितना पानी ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब हाइट निकालनी है, तो इंटू एच। अब दोनों का आयतन क्या बराबर है, तो दोनों को बराबर लिख दो, पाई इंटू 1 इंटू 200 इंटू 60 इंटू 2 1200 इज इक्वल टू पाई इंटू 50 इंटू एच। पाई से गया पाई कट, 50 से काट दो, 50 चौक 200, अब किससे काटोगे, अब बच क्या गया 4 इंटू 1200 इंटू 50 इंटू एच। अब एच निकालना है, मल्टीप्लाई में कर देगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 4 इंटू 1200 अपॉन 50, 0 से 0 कट गया, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 चौक 20, तो 24 इंटू 4 क्या आ गया हमारे पास, 24 इंटू 4, 24 इंटू 4, ये है ना 24 इंटू 4 के मल्टीप्लाई 4 में 4 चौक 16, लास्ट में 6 है, देख लो लास्ट में 6 जिसके वो आंसर है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, या पूरा भी कर लो, 24 की मल्टीप्लाई 4 में करके दिखा देता हूँ, 24 इंटू 4, 4 चौक 16, से लगा 4 दूनी 8 9, ठाणे में आ गया ना, बस यही चीज़ है। अब 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्कूल है, उसमें 7,597 छात्र है, और जो लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 50:21। तो हमें स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है, किसकी संख्या ज्ञात करनी है, लड़कों की संख्या बतानी है। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो हमें जो है स्कूल में छात्रों की संख्या बता रखी है, छात्र मतलब जिसमें लड़के भी होंगे और लड़की भी होंगी, कितने हैं 7,597, और लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है 50:21। तो टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, टोटल छात्र हो जाएंगे 50 + 21 71, तो 71 हो जाएंगे टोटल छात्र। और क्वेश्चन में कितने दे रखे छात्र 7597, तो मतलब 71 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7597, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7597 अपॉन 71। और हमसे पूछा लड़कों की संख्या, लड़के कितने हैं इसमें, लड़के हैं भाई साहब 50 है लड़के, तो 50 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 50 यूनिट की वैल्यू, तो 7597 अपॉन 71 इंटू 50। अब 71 को इससे सोल्व करो, तो डिवाइड करना 71 को 7597 से, तो 71 को 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना बन जाएगा 750, कितना बच गया 9, यहाँ पे बच जाएगा ये 97, क्या बच जाएगा 7100 बच गया ना 710, तो कितना बच जाएगा 497, तो 71 की 7 से करेंगे कितना बन जाएगा 7 7 49, तो 107 पे पूरा कट गया, तो 107 पे पूरा कट गया। अब 107 इंटू 50 बन गया, ठीक है। अब देखो लास्ट में 0 आएगा, लास्ट में 0 किसके एक ऑप्शन में है, तो लगा दो सीधा, इस बात खत्म। नहीं तो सोल्व करना, सोल्व करके बता दो, तो 107 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 लास्ट में लगा, 7 5 35 3 3 ऐसे उतर गया, 5 5 0 लगा दे 5350। आई होप समझ में आया होगा,
चलो 11वां क्वेश्चन समझते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 11वां बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने जो है 87,900 रुपये उधार लिए। तो उधार लेने के बाद वो जो है 10% वार्षिक रेट से चक्रवर्ती ब्याज पर रेट, मतलब कि वो बता रहा है कि कोई व्यक्ति है, उसने 87,900 रुपये उधार लिया। तो उधार लिया और उस पर चक्रवर्ती ब्याज लगाया, किस दर से? 10% वार्षिक दर से उसमें चक्रवर्ती ब्याज लगा। किस रेट से? 10% के रेट से। फिर उसने बोल रहा है कि जो ब्याज है वो वार्षिक रूप से संयोजित है और प्रत्येक वर्ष के अंत में वह आंशिक भुगतान के रूप में 9,900 रुपये का भुगतान करता है। और हर वर्ष के अंत में वो कितने रुपए का भुगतान करता है? 9,900 रुपये का भुगतान कर देता है। ऐसे 2 किस्तों के बाद उस पर कितना ऋण बचता है? मतलब ऐसे 2 किस्त दी, मतलब 2 साल तक दिया उसने, 2 साल में 2 किस्त दी, तो उसके बाद बताना उसका उधार कितना रह जाता है। क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में बोल रहा है कोई व्यक्ति है, उसने कितने का उधार लिया? 87,900 रुपये का उधार लिया। और किस रेट से लिया उसने? उस पर चक्रवर्ती ब्याज लगाया। उस पर किस रेट से? 10% वार्षिक रेट से, हर साल 10% के रेट से लगाया। तो उसने जो है पहले वर्ष के अंत में कुछ भुगतान दे दिया, मतलब कुछ पैसा लौटा दिया। कितना लौटाया वो? 9,900 रुपये। ठीक है, ऐसे उसने 2 किस्त दी, 2 बार दिए पैसे, मतलब पहले साल के अंत में और दूसरे साल के अंत में। फिर उसे बताना है कि कितना उस पर उधार बच गया। अब निकालते चलो क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे? तो उसने जो है कितने का भुगतान लिया? उसने भाई साहब कितने उधार लिए थे? उसने उधार लिए पैसे 87,900 रुपये। कितने उधार लिए? 87,900 रुपये उसने उधार लिया। और किस रेट से? चक्रवर्ती 10% के रेट से। 10% का मतलब है, फ्रैक्शन होती है 1/10। अगर नहीं पता, 10% हटा के 100 तो 1/10। फ्रैक्शन कितने आ गई? 1/10। तो 1/10 फ्रैक्शन आ गई। तो उसने 10 पे कितना ब्याज, 10 पे कितना ब्याज लेगा? 11 ब्याज लगा। 10 पर कितना ब्याज लगा? एक का ब्याज लगा। 10 रुपये पर कितना ब्याज लगा? 1 का ब्याज लगा। तो उसने कितना ब्याज दिया? 10 पे उसने 1 का ब्याज दिया। तो कितनी अमाउंट, मतलब उसके पास जो मिश्र धन बच गया आखिरी में, वो मिश्र धन कितना बच गया? 11/10। यही बच गया ना। 1/10 फ्रैक्शन है, तो 10 पे कितना ब्याज लग रहा है उसका? 1। तो जब 10 पे 1 का ब्याज लग रहा है तो उसका मिश्र धन कितना बन गया? 11/10। ठीक है, इस उधार पे 11/10। जो ये हमारा मिश्र धन बचा है, 1 साल के बाद, मतलब 1 साल में ये पूरा हो गया। 1 साल में इतना मिश्र धन बना। जब इतना मिश्र धन बन गया, फिर ये कह रहा है जो 1 साल के अंत में वो कितने रुपए लौटा देता है? 9,900 रुपये। तो उसने कितने रुपए लौटा दिए? 9,900 रुपये लौटा दिए। ठीक है, इतने रुपए लौटा दिए। ठीक, अब जो भी रुपए बच गए उसके पास, अब ये मान लो कुछ रुपए बच गए होंगे, जो भी हमारे पास पैसे बच गए, फिर उस पर दूसरे साल के लिए फिर ब्याज लगता है। किस रेट से? 10% के रेट से। 10 का मतलब 1/10 फ्रैक्शन होगी, मतलब 10 रुपये पर कितने का ब्याज? 1 का ब्याज। तो उस पर मिश्र धन कितना बन गया? मिश्र धन हो गया होगा उस पर 11/10। तो 2 साल के अंत में उसके पास पैसा इतना बन गया, मिश्र धन इतना बन गया। जो भी 2 साल के अंत में बना होगा, फिर उस पे उसने कितने रुपए लौटा दिए होंगे? फिर 9,900 रुपये। कितने रुपए? 9,900 रुपये उसने लौटा दिए। कितने रुपए लौटा दिए? 9,900 रुपये। तो अब ये पूछ रहा है इतने लौटाने के बाद उसके पास कितने उधार रह गया। तो अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करके हमें पता चल जाएगा उसके पास उधार कितना रह गया। चलो सोल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया। अब क्या है? 8,790 को मल्टीप्लाई करो 11 से। करना मल्टीप्लाई। 879 की मल्टीप्लाई करो, 0 को छोड़ दो, 11 से कर दो। 879 इंटू 9 8 तो कितना बन? 9 9 7 16, 80 लगाए 7 15 16, 80 लगाए 9, कितना बन गया? 96690 था, 0 लगा दिया, माइनस 9900। ठीक, और इसके बाद इंटू 11/10 माइनस 9900। ठीक, अब 96690 में से 9900 घटा दो। 96690 में से कितना घटा दो? 9900। ये तो घटाना है। माइनस के 0, 9900 9, 16 में से 9 7 बचे, 15 में से 9 6 बचे, 8, कितना रह गया? 86790 इंटू 11/10 इंटू 9900, 1 इंटू 11 माइनस, तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब क्या करना है? अब इसकी मल्टीप्लाई करो। किसकी? 8679 की 11 से। 8679 की
8679 की मल्टीप्लाई कर दो 11 से, कितना बचेगा 8679 इंटू 8679, कितना बचेगा 9, 9 7 16, अस्सी लगा 7 6 13 14, अस्सी लगा 1, 8 6 14 15, अस्सी लगा 1 9, कितना बन गया 95469 माइनस कर दो 9900, ठीक, ये माइनस कर दो अब इसमें से 95469 माइनस 9900, कितना बचेगा 9 6, 14 में से 9 का 5 बचा, यहाँ पे 14 में से 9 का 5 बचा 8, तो हमारे पास कितना उधार बच गया, ये बच गया 85569, कौन से ऑप्शन में 85569, कौन से ऑप्शन में, ये देखो सेकंड ऑप्शन में, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अब देखो 12वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो ईंधन की कीमत जो है वो ईंधन की कीमत लगातार 3 महीने तक कम हो रही है, जो ईंधन की कीमत है लगातार 3 महीने तक कम हो रही है, पहले महीने कितनी कम हुई है 30%, दूसरे महीने 20% कम हुई है, तीसरे महीने 10% कम हुई, फिर जो लेकिन जो चौथा महीना है उसमें 65% बढ़ गई, उसकी 65% कीमत क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये पूछ रहा है जो चौथे महीने में जो ईंधन की कीमत बढ़ी है वो उसकी जो मूल कीमत थी, मूल कीमत की तुलना में कितना प्रतिशत बढ़ी है, मतलब जो उसकी मूल कीमत थी तो मूल कीमत से कितना प्रतिशत या कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है या कितने प्रतिशत कमी हुई है चौथे महीने तक पहुंचने में, तो ये बताना है। अब देख पहले तो फ्रैक्शन निकाल लो, 30% है, 30% का फ्रैक्शन होता है 30% हटा के 100, कितना फ्रैक्शन बन गया 3/10। अब 20% है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, अगर नहीं पता तो 20% हटा के 100, 20 पंजा 100, 1/5 आ गया। ऐसे 10% की फ्रैक्शन ले लो, 10% की फ्रैक्शन हो जाएगी 10/100, तो 1/10, ठीक। तो ऐसे ही पहले 65% की फ्रैक्शन निकाल लो, 65% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 65 अपॉन परसेंट हटा के 100 लग गया, तो 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूनी 10, 13/20, ठीक। अब जो है पहले इसने क्या बताया, ईंधन की कीमत पहले 3 साल घट रही है, तो 30% पहले साल तो 30% घट रही है, 30% घटने का मतलब है फ्रैक्शन होते हैं 3/10, मतलब 10 थी उसकी कीमत स्टार्टिंग में, 10 से घट के कितनी होगी 7, दूसरे साल कितनी घट रही है 20%, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, मतलब 5 थी, 5 से घट के कितनी हो रही है 4, फिर तीसरे साल बोल रहा है 10% कम हो रही है, तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, मतलब 10 से कितनी होगी 9 हो गई। फिर इसने कहा चौथे साल 65% बढ़ गई, चौथे साल 65% का फ्रैक्शन होता है 13/20, तो मतलब वो 20 से बढ़ के कितनी होगी 33, ठीक, ये हो गया। अब इसको करते हैं 100, तो 4 से कट गया 4 पंजे 20, अब और कटेगा नहीं, इस मल्टीप्लाई करो 5 × 5 25 और 25 2500, अब 9 7 63, 63 की मल्टीप्लाई कर दो 33 में, कितना बन जाएगा 3 3 9, 3 6 18, ऐसे 189 लिख दिया यहाँ पे, कितना बन गया 9 9 8 17, हासिल लगा 1, 8 9 10, हासिल लगा 1 2, कितना बन गया 2079। मतलब जो है उसकी जो क्या बोलते हैं, क्या समझ में आया यहाँ से समझ में आया, जो ईंधन की कीमत थी वो कितनी थी 2500, 4 साल बाद कितनी होगी 2079, मतलब जो उसका मूल कीमत थी स्टार्टिंग वाली कीमत क्या होती है, मूल कीमत होती है, तो मूल कीमत कितनी थी 2500, तो क्वेश्चन में कह रहा है मूल कीमत जो है, जो उसकी मूल कीमत थी उससे जो 4 साल बाद जो कीमत आई है उसकी जो वृद्धि हुई है या कमी आई है, तो कितना प्रतिशत की कमी आई। पहले तो देखो मूल कीमत से जो 4 साल बाद कीमत बनी है उसमें कमी आई है, कितने की कमी आई है, वो कमी देखो माइनस कर दो, इसमें से माइनस करके कितना आ जाएगा 2500 में से माइनस कर देंगे 2079, 10 में से 9 गया 1 बचा, 9 में से 7 गया 2 बचे 4 बचे, तो कितने की कमी आई 421 की कमी आई, कितने की कमी आई 421 की कमी आई। तो वो 421 की कमी कहाँ से आई है, 421 की कमी है 2500 से, तो 2500 से तो कम हो गया 421 का, 2500 से तो 421 कम हो गया, तो हमें परसेंटेज निकालने हैं कि कितने की कमी है, कितने की कमी है 421 की, तो 421 की जो कमी है किससे आई है 2500 से आई है, तो 2500 लिख देंगे और प्रतिशत निकालना है इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 25 को डिवाइड कर दो 421 से, 25 से डिवाइड कर दो किसको 421, अब करना डिवाइड 25 को 421 से डिवाइड करेंगे, 25 एकम 25, कितना बच जाएगा 1775, तो फिर किससे कटेगा ये कटेगा भाई 25 चौके 100, 25 पंजे 25 छिक 150, कितना बच गया 21, जीरो बढ़ा दिया तो पॉइंट लग गया, तो 25 8 200, तो 16.8% मान लो, तो कितने की कमी हो रही है 16.8% की, तो कौन से ऑप्शन में, सिर्फ एक ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आया होगा ये अच्छे से।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13वां देखते हैं। क्वेश्चन 13वां बोट एंड स्ट्रीम का है। इसको समझने से पहले एक चीज समझ लेते हैं। जब भी हम बोले बोट की गति को नोट करेंगे हम बी से। अगर बोले हम कि धारा की गति को नोट करेंगे एस से। अगर हम ये चीज बोल रहे हैं जो व्यक्ति जो है धारा के अनुकूल है, मतलब कि जो नाव है वो धारा के अनुकूल है। अगर बोले धारा के अनुकूल है तो हम लिखेंगे बी प्लस एस। अगर बोले कि नाव जो है वो धारा के प्रतिकूल है, धारा के अपोजिट है, तो लिखेंगे बी माइनस एस। अनुकूल में होता है बी प्लस एस, धारा मतलब कि अगर धारा के अनुकूल बोट है, नाव है, तो बी प्लस एस, धारा के प्रतिकूल है तो बी माइनस एस। ये समझना जरूरी था। अब क्वेश्चन कर, मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्वेश्चन में बता रखा है धारा की गति जो है वो कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक धारा है, धारा की गति दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा है क्वेश्चन में एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति जो है जितना समय वो 26 किलोमीटर धारा के अनुकूल नाव चलाने में जितना समय लेता है, मतलब एक व्यक्ति जो है 26 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलाने में जितना समय लेता है वो उतना ही समय जो है 14 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में लेता है। मतलब जितना समय वो 26 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलाने में लेता है उतना ही समय वो 14 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में लेता है। ठीक, तो हमसे पूछा है शांत जल में नाव की गति बतानी है। शांत जल में क्या बतानी है, नाव की गति बतानी है, मतलब बी की वैल्यू बतानी है हमें क्वेश्चन में। अब चीजों को समझो। तो हमें जो है पहले क्वेश्चन में क्या रखा है, धारा की गति दे दी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एस की वैल्यू दे दी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो व्यक्ति है जो 26 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रहा है, जितना समय उसमें लग रहा है तो उतना ही समय उसे 14 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा, मतलब समय सेम है। तो फॉर्मूला क्या होता है, गति इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू गति इज इक्वल टू दूरी अपॉन में समय। तो जब भी समय का समय सेम है, समय बराबर लग रहा है, तो जितना अनुपात गति का होगा उतना ही अनुपात किसका होगा, दूरी का होगा। मतलब जितना अनुपात दूरी का होगा उतना ही अनुपात किसका होगा, गति का होगा। इतनी चीज समझ में, जब समय बराबर होता है तो जितना दूरी का अनुपात होता है उतना ही अनुपात किसका होगा, उतना ही अनुपात होगा उसके गति का। ठीक, अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है पहला व्यक्ति जो है 26 किलोमीटर चल रहा है, 26 किलोमीटर जो धारा के अनुकूल नाव चलाने में, मतलब पहले तो वो धारा के अनुकूल नाव चला रहा है। धारा के अनुकूल मतलब है धारा के अनुकूल बोट चला रहा है, नाव चला रहा है, तो धारा के अनुकूल मतलब बी प्लस एस। तो वो कितना चला रहा है, 26 किलोमीटर। ये हो गया हमारी दूरी। ठीक, तो फिर उसने बोला उतने ही समय वो कितना लेता है, जब 14 किलोमीटर वो धारा के प्रतिकूल नाव चला रहा है। धारा के प्रतिकूल मतलब बी माइनस एस, वो कितना चला रहा है, 24। ठीक, तो इसका मतलब है जो रेशियो दूरी का होगा वही रेशियो उसकी गति का होगा। तो 26 से काटते हैं, 2 से 2 13 जा, 2 7 जा, तो कितना गति का कितना आ जाएगा, 13:7। 13:7। ठीक, ये आ गया हमारा अनुपात। ठीक है, अब यहाँ से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर हमें अब यहाँ से क्वेश्चन में अगर हमें बोट की गति निकालनी है तो बोट की गति कैसे निकालेंगे, बोट की गति निकालनी है क्योंकि बोट जो है दोनों पॉजिटिव है, तो बोट की गति निकालनी है तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो दोनों को ऐड करो, 13 + 7 20, 20 को 2 से गया 10 बचे। तो बोट की जो गति आ गई वो कितनी आ गई, 10। और हमसे बोले कि धारा की गति निकालो, किसकी गति निकालो, धारा की गति निकालो। तो धारा की गति कितनी बन जाएगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो। 13 में से 7 गए 6 बचे, 6 को 2 से डिवाइड करके 3। तो धारा की गति कितनी आ गई, 3। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है धारा की गति कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति आवर, और हमने जो धारा की गति निकाली है वो 3 निकाली है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू 3 और 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमसे क्वेश्चन में पूछा शांत जल में नाव की गति बतानी है, मतलब नाव की गति बतानी है शांत जल में, मतलब बी की वैल्यू बतानी है। तो जो बी की वैल्यू बतानी है मतलब 10, हमारी बी की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 1 यूनिट 1 तो 10 यूनिट कितने हो जाएंगे, 10। कितना आ गया, 10। तो हमारा आंसर क्या होगा, 10। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा ये चीज। ठीक, अब 14th क्वेश्चन देखो। 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई करना है, 96 को डिवाइड करना है 4 से, फिर ये ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो चलो करते हैं। तो पहले तो हम इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, मतलब 96 को डिवाइड करेंगे 4 से, क्या बनेगा, 4 दूनी 8, 1 बच गया 16, 4 चौक 16 कट गया, इंटू में अब इस ब्रैकेट को करेंगे 18 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब 34 को 3 से हम डिवाइड पूरा कर नहीं सकते, 34/3 ऐसे लिख देंगे, इंटू में
इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, मतलब सबसे पहले हमारा काम होता है जितने भी ब्रैकेट है उसको सोल्व करना। अब इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 9 में से 6 गया 3 बचा, बच गया 3 से गया 3 कट, क्या बच गया 24 इंटू 3 प्लस ये कट गया 3 प्लस 34 कितना बन गया 37। ठीक, कितना आ गया 24 इंटू 37। तो 7 की मल्टीप्लाई 4 में 7 चौक 28, लास्ट में 8 आना चाहिए, ऑप्शन 1 में है 8, तो आंसर सीधा लगा दो या सीधा मल्टीप्लाई करके दिखा दो। तो 37 इंटू 24, 7 चौक 28, हंस लगे 2 4 12 2 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, अच्छा लगा 3 दूनी 6 7, कितना बन गया 8 8 8। ठीक है, समझ आया हो। 15th क्वेश्चन देखो, 4.683333 को भिन्न में बदले, इसको भिन्न में बदलना है। आपको एक चीज पता है, जो ये 3333 हर बार रिपीट हो रहा है, जो 3333 हर बार रिपीट हो रहा है, इसको मैं बार में लिख सकता हूँ तो 3 बार। 3 के ऊपर बार, क्यों 3 के ऊपर बार का मतलब होता है 3 3 3 3 so on, मतलब जो बार बार रिपीट करता है उसके ऊपर आ जाता है, मतलब ये लिख सकता हूँ मैं 4.683 बार, ये लिख सकता हूँ ना मैं। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, मैंने क्या बताया था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, बार वाला क्वेश्चन हो, पूरा लिख के 4683 माइनस कर देंगे जिसपे बार नहीं है, तो 468 पे बार नहीं है तो 468 कर देंगे इसमें से माइनस, अपॉन पॉइंट के बाद जितने पे बार है उतने 9, कितने पे बार है 1 पे बार है तो 1 9, और पॉइंट के बाद जितने पे बार नहीं है उतने 0, कितने पे बार नहीं है 2 पे तो 2 2 0। ठीक, तो 4683 माइनस कर दो, अब 46 क्या करना है 4683 माइनस कर दो 468 से, 13 से 8 गए 5 बचे, 7 में से 6 गया 1 बचा, 6 में से 4 गए 2 बचा, ये 13 में से 8 गए 5 बचे, 7 में से 6 गए 1 बचा, 6 में से 4 गए 2 बचे, और ये बच गया हमारे पास 4215, क्या बच गया 4215 अपॉन 900। अब 5 से काट दो उसको, 5 8 40, 2 बच गया 21, 5 चौक 20, 5 3 15, यहाँ से काट दो 5 एकम 5, 5 8 40 0, अब 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचे 3 8 24, और 3 एकम 3, और 3 6 18, और 0 का 0, तो क्या बन गया 281 अपॉन 60। तो कौन से ऑप्शन में, ये है फर्स्ट ऑप्शन में, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक, तो 16वां क्वेश्चन देखो, 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2019 में अमित की आय तो थी 24,100, मतलब 2019 में जो अमित की आय थी वो कितनी थी 24,100, तो वो हर साल जो है 30% की वृद्धि हो रही है उसकी आय में, हर साल कितनी वृद्धि हो रही है 30% की वृद्धि हो रही है। तो हमें ये बताना है 2021 में उसकी आय कितनी हो जाए, मतलब 2019 में उसकी आय थी 2100, तो हर साल 30% की दर से वो बढ़ रही है उसकी आय, तो 2021 में पूछ रहा है, मतलब 2 साल बाद पूछ रहा है, 2 साल बाद उसकी आय कितनी हो जाएगी। तो फ्रैक्शन कितने परसेंट बढ़ रहा है 30%, तो 30% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 30% हटा के 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट के क्या बनेगा 3/10, मतलब पहले साल जो उसकी आय है वो 10 से कितनी होगी 13, दूसरे साल जो उसकी आय कितनी होगी 10 से 13, तो 10 इंटू 10 100, 13 इंटू 13 169, तो 2019 में जो उसकी आय थी वो 100 थी, 2021 में कितनी आएगी 169, तो 2019 में कितनी आय दे रखी है 24,100, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी 24,100, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 241, तो 169 की पूछ रहा है, तो 169 यूनिट कितना हो गया 241 इंटू 169, तो 9 की मल्टीप्लाई 1 में कर दो 9 आ गया, तो लास्ट में 9 देख लो कौन से ऑप्शन में, सिर्फ एक ऑप्शन में, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक, इसको मैं सोल्व करके बता देता हूँ बस, 241169, 9 9 चौक 36, हंस लगे 3, 9 दूनी 18, 3 21, 6 से करेंगे 6 कम 6, 6 चौक 24, हंस लगे 2, 6 दूनी 12, 2 14, 142, कितना बनेगा 9 6 6 12, हंस लगा 1, 4 5 6 7, 4 8 10, हंस लगा 1 2 3 4, कितना आ गया 40729, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखो, 17वां क्वेश्चन कह रहा है तो 3 आदमी एक काम को 27 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो 9 आदमी उस काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। सीधा क्वेश्चन में पूछ रहा है 3 आदमी जो है एक काम को 27 घंटे में करते हैं, तो 9 आदमी उसी काम को कितने घंटे में करें। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए एक सीधा फॉर्मूला होता है M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2, मतलब M1 होता है पहला पुरुष पहला आदमी, D1 होता है पहले आदमी ने जितने दिन काम किया, H1 होता है पहले आदमी ने जितने घंटे काम किया, M2 दूसरा आदमी, D2 दूसरे आदमी का दिन, और H2 दूसरे आदमी का घंटे।
तो पहले आदमी कितने थे 3, इंटू कितने दिन काम किया, दिन काम किए नहीं तो दिन आ नहीं सकता, तो घंटे काम किया तो कितने 27 इजिकल टू दूसरे में निकालने कि कितने आदमी, कितने आदमी है 9 इंटू दिन है नहीं तो कितने घंटे हमें निकालना, कितने घंटे में पूरा किया, तो घंटे को मान लेंगे x, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 27 अपॉन 9 से कट जाएगा 9 × 27, तो कितना आ गया x इजिकल टू 3 इंटू 3 9, तो कितने घंटे में हो जाएगा 9 घंटे में, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अब 18वां क्वेश्चन देखो, 18वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का जो औसत मूल्य है वो कितना दे रखा है 27,295, मतलब जो फर्नीचर है उनकी 3 वस्तुओं का जो औसत मूल्य है वो कितना है 17,295, तो उनकी कीमत का अनुपात दे रखा है 3:5:7, तो हमें बताना सबसे महंगी वस्तु की कीमत क्या होगी, सबसे महंगी मतलब 7 की वैल्यू बतानी है हमें, कितने की वैल्यू बतानी है 7 की वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन में जो फर्नीचर 3 वस्तु की जो फर्नीचर है, फर्नीचर की जो 3 वस्तु है फर्नीचर की, तो उसका औसत दे रखा है कितना 27,295, तो ये 3 वस्तु का औसत है, अगर इस औसत में 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा वो क्या आ जाएगा योग आ जाएगा, 3 वस्तु का योग आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 3 वस्तु का योग, और 3 वस्तु हमें का अनुपात दे रखा है 3:5:7, तो इनका योग कितना आ जाएगा 7 5 12 3 15, तो 15 यूनिट किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 17,295 अपॉन 3 इंटू में 15, यहाँ से काट दो 3 5 15, 5 से कट जाएगा 5 एकम 5 सॉरी 5 3 15, 2 5 चौक 20, 2 5 5 5 25, 4 5 9 45, कितना आ गया 1 यूनिट की वैल्यू 3459, ठीक। तो हमसे पूछा है सबसे महंगी वस्तु बतानी है, महंगी कौन से 7, तो 7 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितना है 3459 इंटू 7, तो 7 9 से 63, लास्ट में 3 जिससे आएगा वो आंसर है, लास्ट में 3 एक ही ऑप्शन के है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर, ठीक है। मैं इसको सोल्व करके बता देता हूँ, वैसे तो 3459 7 से करेंगे 7 9 63, हासिल लगे 6 7 5 35 41, 4 हासिल 7 28 4 32, हासिल लगे 3 7 21 3 24, तो इतनी फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए कि आप जैसे मैंने किया ना इतने फास्ट करोगे तो और जल्दी क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अब 19वां क्वेश्चन देखो, 19वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमित ने जो है 38 रुपये प्रति किलो की दर से 10 किलो चावल खरीदे, फिर अमित ने जो है 40 रुपये प्रति किलो की दर से 32 किलो चावल खरीद लिए, फिर उसने दोनों का मिश्रण करके उसको बेच दिया कितने में 43 रुपये प्रति किलो की दर से बेच दिया, तो उसे जो हानि हुई है वो हानि बतानी है कि उसे हानि कितनी हुई है। मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अमित ने पहले तो 10 किलो चावल बेचे 38 रुपये के रेट से, फिर उसने 32 किलो चावल बेचे 40 के रेट से, फिर उसने पूरे चावल मिश्रण करके उसने वो किस रेट से बेचे 43 के रेट से के बेच दिए, तो उसे हानि बतानी है। सबसे पहले जो अमित था, अमित ने चावल को बेचे हैं, अमित ने चावल को खरीदे, तो किस रेट से खरीदे 38 रुपये प्रति किलो के रेट से 10 किलो चावल खरीदे, 38 रुपये प्रति किलो का मतलब है 38 रुपये के उसने 1 किलो खरीदे, तो कितने खरीदे 10 किलो खरीदे, तो 38 रुपये के 1 किलो खरीदे, तो 10 किलो कितने में खरीदे 38 इंटू 10 ये हो गया 10 किलो। फिर उसने बोला 40 रुपये प्रति किलो से उसने 32 किलो चावल खरीदे, तो 40 रुपये प्रति किलो का मतलब है 1 किलो में 1 किलो जो है 40 रुपये खरीदे, तो खरीदे कितना 32 किलो, तो 40 इंटू 32 कर देंगे, या जाएगा 32 किलो का जोड़, तो कितने हो गए, कितने में खरीदे होंगे 38 इंटू 10 380 में खरीदे होंगे, प्लस 40 इंटू 32, 40 की मल्टीप्लाई 32 में करो, 6 दूनी 12 हासिल लगाए 4 दूनी 8 9, तो 6 18 हासिल लगाए 4 12 13, कितना बन गया 2 9 8 17 हासिल लगाए 4 1472, ठीक। तो इसको प्लस कर दो, कितना बन जाएगा 1472 को 380 में प्लस करेंगे 2 8 7 15 हासिल लगाए 4 3 7 8 1852, कितना बन गया 1852। फिर क्वेश्चन में बोला है तो उसको पूर्ण मिश्रण कर दिया, फिर उसको मिश्रण करके उसने कितने में बेचा 43 रुपये प्रति किलो की रेट से बेचा है, तो कितने में बेचा उसने, दोनों को मिश्रण कर दिया, पहले 10 किलो थे और 32 किलो थे, दोनों को मिश्रण किया, कितने बना दिया 42 किलो, तो वे 42 किलो बेचे हैं किस रेट से 43 रुपये प्रति केजी के रेट से बेचे, 43 रुपये प्रति किलो, मतलब 1 किलो 43 रुपये के, तो जब 1 किलो 43 रुपये के तो 42 किलो कितने 42 इंटू 43, तो 42 की मल्टीप्लाई 43 में करेंगे कितना बन जाएगा 1806, मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ मैं आपको, तो 43 की 42 में करेंगे क्या बनेगा 3 दूनी 6 4 दूनी 8
4 3 12 हाथ से लगा 1, 4 4 16 17, कितना बन गया 6 8 2 10 हाथ से लगा 1 8 0 1806 बन गया। मतलब उसने जो है कितने में खरीदी 1852 में, और बेच कितने में रहा है 1806 में, तो उसे कहीं ना कहीं हानि हो रही है। तो हानि कितने की हो रही है 46 रुपये की, कितने की हानि हो रही है 46 रुपये की। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक, अपन 20वां क्वेश्चन देखो। 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बेलनकार का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कितना 880 सेंटीमीटर है। मतलब एक बेलन है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दे रखा है, वो दे रखा है 880 सेंटीमीटर, और उसके आधार की परिधि, तो आधार की परिधि का भी उसे एक आधार की परिधि भी दे रखी है, वो कितने दे रखी है 88 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है उसका आयतन निकालो, किसका, सिलेंडर का आयतन निकालो। तो आयतन की बात कर रहा है, मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 880 और उसके आधार का परिधि दे रखा है 88 सेंटीमीटर। तो उसका आयतन निकालना है किसका, सिलेंडर का। तो किसी भी बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। मतलब पाई की वैल्यू हमें पता है, एक तो हमें आर की वैल्यू चाहिए, आर मतलब हमें त्रिज्या की वैल्यू चाहिए जो हमें नहीं पता, एक हाइट की वैल्यू चाहिए, ऊंचाई की वैल्यू जो कि हमें नहीं पता। तो दोनों की वैल्यू निकालने के बाद ही हम इस चीज को सोल्व कर पाएंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, जो क्वेश्चन में दे रखा है। देख क्या क्या रखा है क्वेश्चन में, एक तो दे रखा है बेलन का जो वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कितना है 880 है। तो बेलन के वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे 2 पाई आर एच किसके बराबर हो जाएगा 880 के। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें पता है, आर एच की फिर भी इसमें नहीं पता, तो हम इसको भी सोल्व नहीं कर सकते। तो एक हिंट और दे रखी है क्वेश्चन में जिससे हम सारा सोल्व कर देंगे। क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि इसके आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है। किसकी, इसके आधार की परिधि। तो आधार की परिधि जो कितने दे रखा है 88 सेंटीमीटर। मतलब बेलन के आधार की परिधि दे रखी है 88 सेंटीमीटर। मतलब जो बेलन है उसके आधार की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी बेलन का आधार जो है उसकी परिधि, आधार क्या होता है, मतलब एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है। तो इस सिलेंडर की जो आधार ये होगा हमारा, या तो ये आधार होगा या ये आधार होगा, मतलब जो नीचे होता है बेस होता है उसका। तो बेस ये है, ठीक है, बेस हमारा ये है। तो ये क्या है, एक सर्कल है। परिधि क्या होता है, परिधि मतलब ये पूरा चक्कर, परिधि होता है पूरा का पूरा, परिधि होता है ये पूरा का पूरा गोला। तो परिधि का कितना, किसी भी सर्कल का परिधि का आधार की परिधि का फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई आर। क्या हो जाएगा 2 पाई आर, समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक, ये सर्कल है ना, ये एक तरह से सर्कल बन गया ना ये बेस इसका। तो बेस मतलब सर्कल के जो परिधि है उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो परिधि कितने दे रखी है 88। तो यहाँ से 2 पाई आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 88। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में आर है, उधर जाके ये 2 पाई डिवाइड में चले जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 88/2 पाई। तो 2 से कट जाए 44 पे। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू 44 और पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो 22/7। तो बटे में ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी मल्टीप्लाई में इसके साथ। तो क्या बन जाएगा 22 दूनी 44। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या की वैल्यू कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये जब आर की वैल्यू आ गई, अब एच की वैल्यू चाहिए, वो एच की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। क्योंकि देख 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 88। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 88। तो 88 रख दो इसकी जगह, इनटू में एच इज इक्वल टू 880। तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 880 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा 88। तो कट जाएगा कितने से 10 से। तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ गई 10। एच की वैल्यू 10 आ गई और आर की वैल्यू आ गई 14। तो हमें निकालना क्या आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कितना होता है 22/7 इंटू आर कितना है 14। तो 14 इंटू 14 इंटू एच कितना है 10। तो काट दो 7 दूनी 14, कितना बन गया 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 10। अब लास्ट में जीरो जिसके भी है वो आंसर है, लास्ट में जीरो जिसके है वो आंसर है। देखो लास्ट में जीरो तो 3 ऑप्शन के हैं, तो इसका मतलब इसको सोल्व हमको करना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ छोड़ो, जीरो को छोड़ो, अब देख लो जो लास्ट के है वो मल्टीप्लाई कर लो।
4 दूनी 8, 8 दूनी 16, लास्ट में 6 जिसके है, मतलब जीरो से अलग, मतलब जीरो तो लास्ट में आएगी, तो लास्ट में 6 जीरो जिसके है वो आंसर है, लास्ट में 6 जीरो जिसके है वो आंसर है। कोई ऑप्शन है ऐसा जिसमें 6 जीरो, लास्ट के 6 जीरो एक ऑप्शन में, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। या वरना मैं इसको डिवाइड भी मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। 22 की मल्टीप्लाई 4 में करेगा 44, 44 आ गया, 44 की मल्टीप्लाई 14 में कर लो, 4 चौक 16 हाथ से लगा, 4 चौक 16 17, 44 कितना बन गया, 6 7 4 11 हाथ से लगा, 1 4 5 6, 1 जीरो लगा दे, 6160 आ गया, 6160 यही है क्या, 6160 ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, इस चीज़ को अच्छे से लेना, मतलब ये थोड़ा सा लेवल और टीजीटी से थोड़ा सा लेवल इसका अच्छा है, तो इसलिए इसमें समय लगता है, मतलब बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं बिल्कुल वैसे के वैसे ही है, आप इसको करना और अच्छे से प्रैक्टिस करना, तो पक्की बात है आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।